एस तंवर साहब, मैं सीधे आपके पास आ जाते हुए, आप फॉर्मर सीनियर आईबी ऑफिसर हैं, ऐसे में आईबी का रोल भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इजरायल दूतावास के पास हुआ यह धमाका, अगर इसी तरह का धमाका राजधानी दिल्ली के किसी भीड़ भरे बाजार या कहीं और हिस्से में होता तो स्थिति कितनी ज्यादा भयावह हो सकती थी, इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन कम तीव्रता वाला ये ब्लास्ट क्या संकेत करता है? देखिए, ये एक धमाका होना सेंसिटिव एरिया में, दिल्ली में, ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है और इजरायली टारगेट हैं, ये भी क्लियर है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी एक इजरायली पायलट, F-16 का पायलट, फाइटर पायलट, वो इंडिया में आया था, वो गायब हो गया मनाली में और लंबा इन्वेस्टिगेशन हुआ। वो दुखद घटना है, कैसे मरा। इजराइल जो आप कोई भी एक्शन जब मिलिटेंट का ऑर्गेनाइजेशन करता है तो वो 3 चीज देखता है: टाइम, प्लेस एंड एक्शन। टाइम ये है कि 26 जनवरी का हमारा गणतंत्र पर्व, हमारे यहाँ किसान आंदोलन और विदेश के अंदर ईरान और इजराइल के अंदर तनाव, इस कंडीशन के अंदर ये घटना को करना उन्होंने टाइम देखा। और सेंसिटिव एरिया ये हो सकता है कि औरंगजेब रोड जो है वहां पे प्राइम मिनिस्टर वीआईपी मूवमेंट भी है और ये 29 हमारी रिट्रीट हो रही थी, तो ये टाइम इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद लाल किले पर जो घटना हुआ वो देखा उन्होंने, और आप ये खालसा मूवमेंट और अदर का सूचना आई। इसके बाद है प्लेस है ये औरंगजेब रोड, क्योंकि इजरायली एम्बेसी और वहाँ और भी बहुत एम्बेसी हैं। इस एम्बेसी में शाम के टाइम 5 बजे इतनी ट्रैफिक के अंदर उन्होंने अपना स्कोप बनाया, तो ये एक प्लेस का इसका मतलब है रैकी हुई जी। ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन एक फेज में काम नहीं करते, ये रैकी के होते। पहले ये जो उमर शेख है, जो अभी पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, ये दिल्ली में आया था, इसने भी रैकी की और इनकी हाइड आउट थी मसूरी में, इनकी हाइड आउट थी अपने दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने। तो ये फेज के अंदर काम करते हैं, तो ये प्लेस है जिसका सिलेक्शन हुआ। और एक्टिविटी है अपनी आईईडी, ये आईईडी स्पेशल है और ये आईईडी की जो ट्रेनिंग है वो ये बता रही है कि आईईडी को ले जाके वहां रखना या फेंकना, इसके अंदर जो एक लाल दुपट्टा आया है वो लाल दुपट्टा ये बताता है कि देयर में भी ए फीमेल ऑपरेटर, क्योंकि पहले इशरत जहां आई थी जो अहमदाबाद में केस हुआ, और भी 2 जगह हैं जहां पर की लेडीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ है जी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि टाइम, प्लेस और एक्शन ये बता रहा है कि घटना छोटी नहीं है। और इजरायली टारगेट्स, टूरिस्ट, इजरायली एयरलाइन, इजरायली कबाड़, ये सब टारगेट हो सकते हैं। और हमें अपने देश के लिए, हम इजराइल से बहुत एड ले रहे हैं और अभी भूटान में भी इजराइल एम्बेसी आ गई। तो इन सारे कारणों से ये घटना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका इन्वेस्टिगेशन हमारी इंटेलिजेंस समर्थ है, हमारी पुलिस समर्थ है, हमारे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे अंदर विश्वास जाहिर किया है, हमारे एनएसए, इजराइल के एनएसए और हमारे विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई है। तो घटना बहुत गंभीर है और मैं बता दूं कि इसका आगे भी, ये घटना यहीं पे नहीं है, कुछ आगे भी इसके अंदर हो सकता है। हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। बिल्कुल, हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है मौजूदा वक्त में। शायद इसी वजह से जब से ये मामला सामने आया, हम सब ने देखा कि किस तरह से पहले दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचती है और उसके बाद एक एक करके तमाम जांच एजेंसियां उस जगह पर जाती हैं, ग्राउंड जीरो पर, जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि कम तीव्रता वाला ये ब्लास्ट जिसने सारी की सारी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, आपने कहा कि किस तरह से हमारे इजराइल के साथ लगातार रिश्ते अच्छे होते हुए चले जा रहे हैं, तो 29 तारीख को ही 29 सालों का सेलिब्रेशन भी दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्तों का था और वहीं दूसरी तरफ एक तरफ हमारी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी भी जारी थी। लेकिन जल्दी से एक और जानकारी देते हुए बाकी के दोनों मेहमानों के पास में जाऊंगी कि धमाके से एक दिन पहले ही गुरुवार को भारतीय सेना को इजराइल की 6000 नेगेव लाइट मशीन गन मिली थी।
मार्च 2020 में भारत ने फास्ट ट्रैक समझौते के तहत 16,000 ऐसी एलएमजी का सौदा किया था और उसकी पहली खेप इजरायल की ओर से भारतीय सेना को दी गई। तो किस तरह से हमारे रिश्ते मजबूत होते हुए चले जा रहे हैं इजरायल के साथ, शायद यही वजह है कि इजरायल के प्रधानमंत्री की ओर से खुद भरोसा जाहिर किया गया है कि हमारे नागरिकों को सुरक्षा दिए जाने में पूरी तरह से हिंदुस्तान सक्षम है। और एनएसए अजित डोभाल ने भी वहां पर अपने समकक्ष से बातचीत की है, इस तरह से भरोसा पैदा करने की कोशिश। लेकिन अब सीधे मैं विक्रम सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। यहीं से दिल्ली पुलिस की भूमिका अब काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये तो एक मामला सामने आया। अच्छी खबर पूरे मामले में बस ये रही कि जिन 3 गाड़ियों को क्षति पहुंची है उसके भीतर कोई सवार नहीं था, किसी भी तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर इतने आराम से जिन लोगों ने भी इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है, किसी और भीड़ भरे वाले हिस्से में जाकर ऐसे अगर ब्लास्ट किया जाएगा तो स्थिति यकीनन खतरनाक और खराब हो सकती है। पुलिस की भूमिका को कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना होगा, यहां से आप क्या जानकारी देंगे सर? चित्रा जी, आपकी चिंता स्वाभाविक है और वास्तविक है, काल्पनिक नहीं है। किसान आंदोलन हो, बिल्कुल ठीक है। पुलिस का काम यही कि सभी आंदोलन के संबंध में अमूलचूल व्यवस्था करे और सुपर वीआईपी एरिया में औरंगजेब रोड या अब्दुल कलाम रोड को, और जबकि विशेषकर जैसा कि तंवर साहब ने कहा कि देश काल और अवस्था 29 जनवरी बीटिंग द रिट्रीट, समस्त वीआईपी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूरी कैबिनेट, एमपीज, सब लोग वहां मौजूद, और 5:05 पे धमाका होना, ये कहीं ना कहीं इसको हमको अंतर्मंथन करना होगा कि क्यों हुई। सीसीटीवी का खराब होना, क्यों खराब हुए या खराब कराए गए। किसी भी परिस्थिति में जहां पर आपका अभेद्य चक्रव्यूह होना चाहिए था और त्रुटिविहीन सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए थी, त्रुटिविहीन नहीं थी, और ये एक मामूली धमाका हुआ। लेकिन आपने कहा अगर यही धमाका बड़ा होता तब क्या होता, यही धमाका भीड़ भाड़ वाले स्थान में होता तब परिदृश्य क्या होता। इसलिए ये जरूरी है कि अंतर मंथन करके सुनिश्चित करें और इससे बड़ी नसीहत लेकर सुनिश्चित करें कि कहां कहां त्रुटियां रही हैं, उन त्रुटियों के बारे में सावधानी बरतते हुए कार्रवाई करें। दूसरी चीज, कल से आज तक चित्रा जी बहुत सारी जानकारियां मिली हैं। बिल्कुल। जो चिट्ठी मिली है वो नंबर 1, नंबर 2 जो एक्सप्लोजिव कल तक अमोनियम नाइट्रेट था, आज पीईटीएन है। पीईटीएन आरडीएक्स के बाद चरमपंथियों का बहुत फेवरेट विस्फोटक है। 1980 में पेरिस में सिनेगॉग के हमले में नाइजीरियन अंडरवेयर सेल्फ एक्सप्लोडिव जो उग्रवादी था उसके पास से बरामद हुआ। कई विश्व में जो चरमपंथी विस्फोट हुए हैं उसमें पीईटीएन का इस्तेमाल हुआ है, पेंटा एरेथ्रोटीन टेट्रानाइट्रेट। तो इस केमिकल का उपलब्ध होना आसान काम नहीं है। तो जो विद्वान पहले से कहा है ये अंतरराष्ट्रीय साजिश है, इससे ये स्पष्ट होता है सारे इंग्रेडिएंट्स एक बहुत बड़े विस्फोट के थे। ये बात दूसरी कि विस्फोट बड़ा नहीं छोटा हुआ, लेकिन खतरे की घंटी बज चुकी है और अब दिल्ली पुलिस को देखना होगा ये किन परिस्थितियों में वो कामयाब हो गए। 13 फरवरी 2012 को जो विस्फोट हुआ था उसमें जो लोग पकड़े गए थे सैयद मोहम्मद काजमी और उनकी पत्नी, उनको 18 लाख रुपए ईरान से आए थे। अब उसको दोबारा रिवर्स इंजीनियरिंग में जाकर के देखें उनके केस में क्या हुआ, कौन आपत्ति, और जो डंप डेटा होता है उसके माध्यम से बाकी चीज को खुलासा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि आपके चैनल को वो भी चरमपंथी भी देखते हैं, सब लोग देखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग ऐसी कोई बात कर दें कि उनको लाभ मिल जाए इन्वेस्टिगेशन में। तो डंप डेटा के माध्यम से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भली भांति पता लगा सकती हैं कौन से अवांछनीय तत्व, मोबाइल फोन, सैटेलाइट फोन या अन्य उपकरण वहां से गुजरे हैं एक हफ्ते में। बिल्कुल, इसलिए उसकी तफ्तीश हो रही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल।